नाउ कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं उसके ऊपर हम इस साइन का यूज करते हैं, एरोहेड। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके ऊपर हम एरोहेड का साइन यूज करते हैं उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को सिंपल ऐसे लिख देता तो ये स्केलर है, दिस इज नॉट वेक्टर। जैसे ही आप एरोहेड का यूज करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर मेरे को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को ये शो करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरी तरफ अगर मेरे को टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को सिर्फ टी साइन से मैं काम चला सकता हूं। सपोज द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर कंटेनर इज टी, तो यहां पे आपको वेक्टर हेड की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके ऊपर आप एरो हेड यूज कर रहे हैं, या हम जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी को जिससे सिंबलाइज किया जाता है उसके ऊपर एरो हेड यूज करेंगे। तो दिस नोटेशन इज यूज फॉर वेक्टर्स। नाउ दूसरी चीज, क्या सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी तो होगा वेक्टर्स का। सो नाउ नेक्स्ट वी कम फॉर द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। Let we have a vector pointing from, हमारे पास एक XY प्लेन है जिसमें we have a vector OA, right? इस वेक्टर को क्या कहते हैं, ये क्या किस टाइप का वेक्टर है वो आगे देखेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक XY प्लेन में एक OA वेक्टर है, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, OA वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन आ रही है यहां से, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। आप ही मान के चलिए कि किसी भी वेक्टर को आप दो पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, दिस इज मॉड्यूलस साइन। जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप इन साइंस को यूज करते हैं, दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। ये मॉड्यूलस के साइंस जब भी हम लेते हैं तो वहां पे इसी को यूज करते हैं। मॉड्यूलस के बाहर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट विल रिमेन पॉजिटिव। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं ये बोलूं कि -2 का मॉड्यूलस कितना होगा या मॉड कितना होगा, दैट विल बी 2। 3 का मॉड्यूलस कितना होगा, 3। तो ये क्या करता है, ये साइंस को प्रेफरेंस नहीं देता है, ये सिर्फ उस साइन के साथ जो रियल जो नंबर उसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। या मैं ये बोलूं कि आप मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर, दिस इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, मॉड्यूलस इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, जो भी रखेंगे वो एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। आप ये समझ लीजिए कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज जाएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, दैट विल रिमेन ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी पुट कर दीजिए, दैट विल रिमेन पॉजिटिव। तो जब भी हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको हम मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ दिस OA वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन इनटू इट्स डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस, ये साइन क्या है? जैसे वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो हेड से, वैसे ही जब आप कैप साइन यूज करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनिट वेक्टर। अब आप बोलेंगे पहले आपने बोला वेक्टर, अब एक यूनिट वेक्टर आ गया। ये यूनिट वेक्टर क्या है भाई? OA एक वेक्टर है जिसमें एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं है,
इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 रहेगा, तभी इसका 1 रिप्रेजेंट्स यूनिट, यूनिटी 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहता है, इसलिए हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको आगे और डिटेल में हम समझेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर लिखूं a, तो उसका मतलब है एक उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर डायरेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आपका वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन प्लेन में कैसे करते हैं? जैसे हमने बोला वेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड, वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन प्लेन, स्पेस, लाइन। तो अभी उन सबको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लेन ये एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट है ए, जैसे मैं पीछे जो डेफिनेशन थी हमारी ओ है उसी को लेके चल रहा हूं। आपके पास एक पोजीशन है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, राइट। आप x एक्सिस में अगर देखेंगे दिस इज x1 और y एक्सिस में जब देखेंगे दिस इज y1, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पे आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये ओरिजिन है, हम सब ने 10th में पढ़ा है कि अगर मैं O से A को ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक लाइन मिलती है, दिस इज ए लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट। इसका अगर मैं कोई भी पार्ट लूंगा दैट इज ए लाइन सेगमेंट। अब OA को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो OA कुछ नहीं, तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड ओरिजिन, और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब और कुछ है ही नहीं यहां से। और आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से आप ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कीजिए, x1 y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट इज OA। बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको OA की बजाय एक एरो से रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, देन इट इज नॉट ए लाइन सेगमेंट और लाइन, इट इज ए रे, और यू कैन से नाउ इट इज ए OA वेक्टर। OA लाइन और OA वेक्टर में बहुत फर्क है। जैसे ही आपने यहाँ एरो हेड यूज किया, आपको पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं रही, ये दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने इसको OA रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, आपने x1 y1 कोऑर्डिनेट रखा था, पहले आपको पता है डिस्टेंस कितना है, लेकिन जैसे ही आप इस रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे इट इज अ वेक्टर थिंग। अब आपको OA का डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड तो आपने पहले ही निकाल लिया, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ये दोनों चाहिए, राइट। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? भाई हमारे पास डायरेक्शन निकालने के कई तरीके हैं। हम ये बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से ये कितने एंगल पे, जैसे कि साफ साफ दिख रहा है, ये एंगल आप मेजर कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x1 सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज योर परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने एंगल पे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ y1 अपॉन x1। तो आप एंगल निकाल सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं भाई x एक्सिस से इतने एंगल पे आपको OA वेक्टर अगर ड्रॉ करें तो आप यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है क्या? हम जो ये सब बता रहे हैं ये है क्या? भाई A एक पॉइंट है और अगर आपको एक स्पेस में ओरिजिन से एक पॉइंट डिफाइन करना है, जैसे कि A हो सकता है, कल को मैं कोई और पॉइंट लेता हूं B, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और हो सकते हैं लाइक x2 y2, फिर मैं कोई और पॉइंट ले सकता हूं C। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप एक प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं तो ओरिजिन से जो भी वेक्टर जाएगा इन पॉइंट्स तक, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
भाई ए बी सी ये क्या है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने प्लेन में रिप्रेजेंट किए। इनकी पोजीशन ओरिजिन से क्या होगी वो पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। तो प्लेन के अंदर जो वेक्टर मेरे हर पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली बता रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको मैं क्या बोलता हूं? पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे इन ए प्लेन और इन ए स्पेस, वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्लियर? सो एनी वेक्टर इन ए प्लेन और स्पेस गिविंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन किसी पॉइंट की ओरिजिन से किसी प्लेन या सिर्फ आपके स्पेस में डिफाइन करे, उसे आप पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। पोजीशन वेक्टर बहुत जरूरी है, आगे चल के जब हम देखेंगे इन टॉक, इन वर्क डन, इवन इन काइनेमेटिक्स, तो हमें इन चीजों की पोजीशन वेक्टर्स की काफी जरूरत होगी। नाउ अब हमने ये डिफाइन कर दिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है प्लेन के अंदर, स्पेस के अंदर भी वैसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पेस के अंदर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, किसी वेक्टर को स्पेस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम उसके बारे में। सो इन स्पेस मैं एक प्लेन में 3D स्पेस को सिंबलाइज कर रहा हूं। 3D स्पेस इज सिंपल, समझ लीजिए ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और यहां से जो बाहर आएगा दैट इज x एक्सिस, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं। तो यहां पे भी आप किसी भी पॉइंट P तो जब ओरिजिन से जोड़ेंगे, दिस OP वेक्टर विल रिप्रेजेंट ए पोजीशन वेक्टर, और आपको इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? आप OP वेक्टर को वैसे ही डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, लेकिन जैसे हमने वहां डिफाइन किया था, यहां पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, यहां पे z कोऑर्डिनेट भी आएंगे, क्योंकि जब आप प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं तो दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, जब तक ये दो ही हैं तो आप प्लेन में, जैसे ही आपका z कोऑर्डिनेट आ गया तो आप स्पेस में। यहाँ तीन चीजों को आपने देखना है। तो आपको हर एक एक्सिस से, जैसे दिस इज θ1, जैसे y एक्सिस से एंगल कितना है इस वेक्टर का, दिस इज θ2, z एक्सिस से कितना है, दिस इज θ3, सॉरी x एक्सिस से कितना है, z एक्सिस से कितना है। तो आपको θ1, θ2, θ3 ये तीनों एंगल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, साथ में इसका डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तब आप ये बोल सकते हैं कि आपने किसी वेक्टर को एक 3D स्पेस में रिप्रेजेंट किया है। अभी आगे ये चीजें आएंगी, हम देखेंगे, ये बहुत आसान है कैसे किसी वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे एक छोटा सा ट्रिक भी है जिससे हम समझ लेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा है 10th में, जिसमें सिर्फ हमारे को कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, जैसे ये x1, y1, z1, इसी से आप वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सब एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अभी सिर्फ ये देखना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन के दौरान एक चीज बहुत सिंपल सी हमारे दिमाग में आती है कि ये सब तो हमने पढ़ लिया, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेक्टर्स को आप सिर्फ प्लेन और स्पेस में ही डिफाइन कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स में क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? भाई देखो, लाइन में बहुत आसान है। अगर मेरे पास एक लाइन है जो O से A तक जा रही है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सीधे स्पेस और प्लेन में आगे लाइन की बात ही नहीं की। ये OA अगर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने फ्रॉम O to A, तो अगर मैं इसको एरोहेड को इस तरफ रखूं तो मैं बोल सकता हूं दिस इज OA वेक्टर, राइट। सेम चीज अगर मैं इसी लाइन के क्रॉस एरोहेड ऐसे रख लूं तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज नाउ AO वेक्टर। आपने एक चीज ध्यान से नोट नहीं की, जब भी आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा OA वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट तो ऐसे ही किया जाएगा, जैसे ये OP तो OP वेक्टर, यहाँ पे OA वेक्टर, अगर डायरेक्शन इस तरफ है,
देखिए वेक्टर में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, राइट। इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल लीजिए, इसको आप एंडिंग पॉइंट बोल लीजिए। तो ये क्या है, जब आप सिंबलाइज करते हैं उसे OA, तो जब आप एरो हेड दे रहे हैं, एरो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड्स ऑन योर एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनेट जहां हो गया वो खत्म हो गया, जैसे एंडिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। तो चाहे आप इसे लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, आप इसे एक स्पेस में रिप्रेजेंट कीजिए, या आप इसे प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए, जो नोटेशन होती है वो बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। हर वेक्टर को आप एक इसी रिप्रेजेंटेशन में कह रहे हैं। जैसे AO वेक्टर का मतलब क्या है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड यू आर एंडिंग ऑन O। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन से, OA वेक्टर इस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन में हमें दिख रहा है 180 डिग्री का डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो वेक्टर्स को जब आप इक्वल प्रूव करते हैं, जैसे सपोज A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ, इसकी दो कंडीशंस है हमारे पास, इसको यहां लिखते हैं ऐसे, वेक्टर A is equal to B, two vectors are said to be equal if condition 1, their magnitude is equal and their directions are same, unit vectors are same, या आप बोले कि they have same direction। इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, when they have same direction, same direction। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और इनके यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो या कंसाइड कर रहे हो। देखिए A वेक्टर क्या हो सकता है, दिस कैन बी A वेक्टर, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। ये दोनों इक्वल कब होंगे जी, या तो दोनों की कंडीशन है जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और इनके डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन सेम होना बहुत जरूरी है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है जैसे हम यहां देख रहे हैं, तो आपके वेक्टर्स कभी भी इक्वल नहीं बोले जा सकते। क्लियर। अब इन सब चीजों के बाद हमें वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा इजी लगता है जब हम उसे पढ़ते हैं। सीधे वेक्टर अलजेब्रा जब हम देखते हैं तो नहीं समझ आता, ये पढ़ना पहले जरूरी है। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा।